हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी चार मीनार और ऑप्शन डी कुतुब मीनार। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड मूडा केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की है। आपको बता दें कि सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में ये समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील को खारिज कर दिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। खरगे बोले पहलगाम आतंकवादी नहीं पकड़े गए, सरकार जवाब दे। संसद में मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी इसका जवाब दें। इधर सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। इसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया। विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इन मुद्दों का जवाब दे। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा गया और लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा से बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पास हुआ है और ये 1856 के भारतीय बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट की जगह लेगा। ये बिल समुद्री रास्ते से भेजे गए सामान के लिए पक्का डॉक्यूमेंट यानी कि बिल ऑफ लैंडिंग प्रदान करता है, जो ये साबित करता है कि सामान जहाज पर लदा हुआ है। बिल मार्च में लोकसभा से पास हुआ था। संसद का मानसून सत्र, पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, 22 मिनट में आतंकवादी ठिकानों को जमींदोज किया, दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। मानसून सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को जमींदोज किया, दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो 100% अचीव किया, हमने सिद्ध कर दिखाया है। इसमें मेक इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप देखने को मिला। जस्टिस वर्मा को सरनेम से संबोधित किया तो वकील को फटकार, सीजेआई गवई बोले मर्यादा में रहिए, वे अब भी इस कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित करने पर एक वकील को फटकार लगाई। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि क्या वे आपके दोस्त हैं? वे अब भी जस्टिस वर्मा हैं, आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए, आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वे अब भी इस अदालत के जज हैं। वकील ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि प्लीज कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कैश बरामदगी मामले में वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी और उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों के भरे बंडल से बोरे मिले थे। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 4 साल में यूपीआई से 1.63 करोड़ का लेन देन, सब्जी वाले को 29 लाख का जीएसटी नोटिस मिला।
कहा ताजी सब्जियां बेचना जीएसटी फ्री। कर्नाटक के हावेरी में एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। शंकर गौड़ा नाम के इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1.63 करोड़ रुपए के यूपीआई लेनदेन किए, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग ने ये नोटिस भेजा है। बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जीएसटी अफसरों को शक में डाला, जिससे उसे ये नोटिस दिया गया। इन घटनाओं के बाद बेंगलुरु और मैसूर जैसे छोटे शहरों में दुकानदार डर की वजह से अब यूपीआई छोड़कर नकद लेनदेन पर जोर दे रहे हैं। हावेरी के शंकर गौड़ा पिछले 4 साल से म्यूनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान चलाते हैं। उनकी ज्यादातर कमाई यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से होती है। शंकर गौड़ा का कहना है कि मैं किसानों से ताजी सब्जियां खरीदता हूं और उन्हें बेचता हूं, जो जीएसटी से मुक्त है। मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं। इतना बड़ा टैक्स कैसे दे सकता हूं? बफेट को कोका कोला से हर घंटे 80,000 रुपए की कमाई। हर साल 7,031 करोड़ का डिविडेंड मिलता है। कंपनी के 40 करोड़ शेयर उनके पास हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे कोका कोला के शेयर से हर घंटे 80,27,000 रुपए से अधिक कमा रही है। बफेट की कंपनी के पास कोका कोला के 40 करोड़ शेयर हैं। इससे उन्हें हर साल 7,031 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलता है। ये प्रतिदिन 19.27 करोड़ रुपए का होता है। यह 1 घंटे का डिविडेंड अमेरिकियनों की पूरी दौलत की औसत कमाई से अधिक है। बता दें कि वॉरेन बफेट ने 36 साल में इसका एक भी शेयर नहीं बेचा। बफेट ने 1988 में कोका कोला के शेयर खरीदना शुरू किया था। अगले कुछ वर्षों में बर्कशायर हैथवे ने 40 करोड़ शेयर जमा किए और लगभग 11,000 करोड़ रुपए का उसमें निवेश किया। इस लिहाज से बफे की कोका कोला में 7% से अधिक की हिस्सेदारी है। कॉइन डीसीएक्स के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ रुपए चुराए। कंपनी बोली ग्राहकों का पैसा सेफ। बता दें कि भारत के एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स से हैकरों ने $44 मिलियन यानी करीब 380 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। यह घटना 19 जुलाई की है, जब हैकर्स ने कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट को निशाना बनाया। हालांकि कॉइन डीसीएक्स ने कहा कि ग्राहकों के फंड पूरी तरह से सुरक्षित हैं और नुकसान की भरपाई कंपनी अपनी ट्रेजरी रिजर्व से करेगी। इस घटना ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के रिस्क और सिक्योरिटी थ्रेट को फिर से उजागर कर दिया है। जेन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग की इजाजत मिली, लेकिन ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी। 4,844 करोड़ रुपए जमा किए। बाजार में हेराफेरी के आरोप लगे थे। अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में यहां फिर से ट्रेडिंग करने की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। लेकिन अब कंपनी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को आश्वासन दिया है कि वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करेगी। कैश मार्केट में भी तब तक नहीं उतरेगी जब तक वह सेबी को अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर देती है। बता दें कि सेबी ने 3 जुलाई 2025 को जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। सेबी का कहना था कि जेन स्ट्रीट ने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हेराफेरी की है, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ। जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मई 2025 तक जेन स्ट्रीट ने 36,671 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था और इनमें से 4,844 करोड़ रुपए को गैर कानूनी माना गया। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में शपथ ली। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर असीम घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। घोष को बंडारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाया गया है। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की थी। घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसा विधायक का बेटा। भाजपा विधायक गोलू शुक्ला साथ में थे। कर्मचारी ने टोका तो उसे धमकाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में इंदौर वन के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष जबरन घुस गया। इस दौरान मंदिर कर्मचारी आशीष दुबे ने उसे रोकने की कोशिश की तो रुद्राक्ष ने उन्हें धमकाया। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे। दोनों ने करीब 5 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा रविवार रात उज्जैन पहुंची थी। सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे भस्म आरती के पट खुलने के बाद गोलू शुक्ला अपने समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। बेटा रुद्राक्ष भी साथ में था। मंदिर प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि परमिशन सिर्फ गोलू शुक्ला को दी गई थी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने बताया भाजपा एसएडी गठबंधन को जरूरी। जाखड़ बोले राज्य में बन रहे 1996 जैसे हालात। राजा वडिंग ने कसा तंज। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बार फिर अकाली भाजपा दल गठबंधन को जरूरी बताया और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए
सुनील जाखड़ ने एक बार फिर दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं जैसे 1996 में बने थे। सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के लिए गठबंधन किया गया था, आज भी वह जरूरी है, दोनों दल एक साथ आएं। आगरा की 2 बहनों को मुस्लिम बनाने वाला मास्टरमाइंड हुआ अरेस्ट। खुद हिंदू से ईसाई फिर मुसलमान बना, बंधक बनाई गई लड़की भी छुड़ाई गई। बता दें कि आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल रहमान कुरैशी को अरेस्ट किया है। अब्दुल इससे पहले 6 राज्यों से गिरफ्तार 10 लोगों का सरगना है और इसके साथ ही धर्मांतरण के पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब्दुल पहले हिंदू था और फिर उसका नाम महेंद्र पाल था। 1990 में वह पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया। अब्दुल की गिरफ्त से हरियाणा के रोहतक की एक लड़की को भी छुड़ाया गया है। उस लड़की का भी धर्मांतरण होना था। अब्दुल के घर से कई किताबें मिली हैं और इनमें धर्म कैसे परिवर्तित करें, क्या नियम होते हैं, इसके क्या फायदे हैं और इस बारे में बताया गया है। आगरा में इस पूरे नेटवर्क को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमरनाथ यात्रा में 16 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रविवार को 16,886 श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के 16वें दिन 16,886 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए और इन 16 दिनों में 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। ये पवित्र यात्रा एक अत्यंत समृद्ध अनुभव है। इंडिगो की फ्लाइट 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। तकनीकी खराबी के कारण लौटी। तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। बता दें कि इंडिगो की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण से विमान करीब 40 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाद वापस तिरुपति आ गया। एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एयरबस A321 नियो विमान तिरुपति एयरपोर्ट से शाम के 7:42 पर रवाना हुआ था और लगभग 8:34 पर वापस लौट आया। तिरुपति से हैदराबाद के लिए यह दिन की आखिरी शेड्यूल फ्लाइट थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इंडिगो की ओर से मामले पर अब तक कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस नेता मुरलीधरन बोले, शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं, जब तक वे अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक पार्टी की कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते। मुरलीधरन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए उनके साथ किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाता। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा, इंजन को नुकसान, 3 टायर फटे। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया का AI-2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया। यह हादसा सुबह 9:27 पर हुआ। तस्वीरों में दिखा कि विमान के दाहिने इंजन के नैसेल यानी ढक्कन को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद विमान को पार्किंग तक लाया गया, जहां यात्री सुरक्षित उतरे और क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित उतारा गया। इस दौरान विमान के 3 टायर फट गए। सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा पहुंचे तेजप्रताप यादव। पत्रकारों ने पूछा, सरकार किसकी बनेगी? जवाब, देखिए किसकी बनती है। पहले कहते थे कि तेजस्वी की बनेगी। मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे। इस दौरान सीएम के बेटे निशांत को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि मां ने उन्हें लेकर जो बयान दिया वो सही है, सीएम के बेटे को राजनीति में आना ही चाहिए। इसके बाद तेजप्रताप यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सरकार किसकी बन रही है, उन्होंने कहा कि देखिए किसकी बनती है। पहले तेजस्वी यादव इस सवाल के जवाब में कहते थे कि तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। तेजप्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि बहुत लोग अलग अलग तरह से चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा करते रहते हैं, जहां से भी लोगों का डिमांड आएगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। महुआ में हम बहुत अधिक काम किए हैं।
श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।